प्रिवेंटिव ऑफिसर एसएससी की एक ऐसी नौकरी है जो ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स का एम रहता है। तो आज हम प्रिवेंटिव ऑफिसर के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग प्रिवेंटिव ऑफिसर बनना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है, आप लोग कैसे प्रिवेंटिव ऑफिसर बन सकते हो, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, क्या एग्जाम प्रोसीजर है, उसके बाद बनने के बाद क्या सैलरी है, क्या ट्रांसफर रहेगा, कैसे पोस्टिंग्स होती हैं, कैसे प्रमोशन मिलेगी, जॉब प्रोफाइल, यानी कि कुछ भी हम मिस नहीं करेंगे, जो भी हम डिस्कस कर सकते हैं सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये एसएससी के थ्रू लगने वाली एक नौकरी है और प्रिवेंटिव ऑफिसर को ही कस्टम इंस्पेक्टर भी कहा जाता है, जो आप लोग सुनते होंगे, मूवीज में भी देखते होंगे, कस्टम इंस्पेक्टर बनना है, कस्टम इंस्पेक्टर बनना है। कस्टम इंस्पेक्टर का मतलब होता है प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं और हम आज मोस्टली ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पर आप लोगों को लिखी हुई दिख रही है। ये सब तो हम डिस्कस करेंगे और इसके सिवा और भी काफी कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोगों को टाइम लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो अगर आप लोग कुछ भी एक ऐसी पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हो तो टाइम वेस्ट करे बिना जो टाइम आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है उस टाइम पर डायरेक्टली जा सकते हो। प्रिवेंटिव ऑफिसर जो नौकरी है ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू आप लोग लगते हो। ये ग्रुप बी की नॉन गस्टेड पोस्ट होती है और ये 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 की नौकरी होती है। ये एक यूनिफॉर्म पोस्ट है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आप लोगों को यूनिफॉर्म मिलती है। व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म होती है और पर्सनैलिटी क्या जबरदस्त, क्या शानदार लगती है उस यूनिफॉर्म में। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर आता है। एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है ये ऑलमोस्ट हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता देता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि आप बैचलर्स डिग्री से आपने बीटेक करी है, बीएससी करी है, बीए करी है, बीकॉम करी है, कुछ भी करिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट होती है वो कुछ पोस्ट के लिए 20 से 30 साल होती है, कुछ पोस्ट के लिए 20 से 27 साल होती है, कुछ पोस्ट के लिए 18 से 30 साल होती है। तो ये वेरी करती है, लेकिन जनरली अगर हम ज्यादातर पोस्ट की बात करें तो ज्यादातर पोस्ट के लिए 20 से 30 साल की बीच रहती है एज लिमिट। और ये एज लिमिट और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो एक थ्रेशोल्ड डेट पर देखी जाती है। वो थ्रेशोल्ड डेट आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। ये कई बार वेरी हो जाता है, कई बार 1 अगस्त को देखी जाती है, कई बार 1 जनवरी को देखी जाती है। तो ये तो उस साल की पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि एग्जैक्ट उसकी जो डेट है वो 1 जनवरी है, 1 अगस्त है या जो भी है। इसके लिए एज रिलैक्सेशन भी मिलती है आपको। उस सब चीजों के लिए आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लेना उसी पर्टिकुलर साल की, जब भी आप लोग फॉर्म फिल करोगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये बुक ऑलिव बोर्ड की है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी सीजीएल 2023 टियर 1 के लिए महा प्रैक्टिस बुक है। जो भी लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली बुक है और पर्टिकुलरली 2023 एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली बुक है। इसमें आपको 50 सेट मिलेंगे, 50 में से 25 तो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर और बाकी के 25 आपको मिलेंगे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी कि जो आपके नए पैटर्न पर, जो लेटेस्ट पैटर्न है एसएससी सीजीएल का, उस लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड आपको सवाल मिल जाएंगे। टोटल 50 सेट है इस किताब में और सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब आप इसकी सॉल्यूशन देखोगे ना, सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी और वही जो 4 सेक्शन आपके एक्चुअल एग्जाम में आते हैं उन्हीं 4 सेक्शन के ऊपर आपके प्रैक्टिस मॉक टेस्ट होंगे और जो एक्चुअल में एग्जाम का लेवल रहता है ना, काफी हद तक उससे मिलते जुलते हैं। तो बहुत बढ़िया किताब है, जो भी लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस किताब को ले सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे अपनी बात करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल एंड मेडिकल। देखो इस पोस्ट के लिए फिजिकल एंड मेडिकल क्या होगा, बेसिक चीजें होती है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। मेल्स और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, दोनों आपको बता देता हूं। मेल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हाइट के बारे में बताता हूं। हाइट की मेल्स की रिक्वायरमेंट है 157.5 सेंटीमीटर, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। मोस्टली आपको जितने भी एस्पिरेंट्स मिलेंगे काफी हद तक मोस्टली लोगों की मिल जाएगी, तो इजीली अचीवेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मेल्स के लिए जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हो कि 81 सेंटीमीटर विद फुली एक्सपेंडेड एंड मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सपेंशन के बिना नॉर्मल जब आप खड़े हो तब आपकी चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड भी हो जानी चाहिए। तो वही मैंने आपको बोला 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 152 सेंटीमीटर और वेट की रिक्वायरमेंट भी है फीमेल्स के लिए, वो है मिनिमम 48 kg। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होता है इसमें, उसमें आपको साइकिलिंग और वॉकिंग करनी होती है। देखो मेल्स के लिए जो आपकी वॉकिंग रहती है वो रहती है 1600 मीटर 15 मिनट में और आपकी साइकिलिंग रहती है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। तो इजीली अचीवेबल है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े दिन में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी। फिर फीमेल्स के लिए वॉकिंग रहती है 1 किलोमीटर 20 मिनट में और साइकिलिंग रहती है 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो ये अगर आप कुछ दिन में प्रैक्टिस करते हो तो हो जाती है। उसके बाद एक और जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। बाकी फिर भी आप लोग एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप लोग कलर ब्लाइंड हो तो आप लोग बहुत ध्यान रखना, कलर ब्लाइंड हो तो मेडिकल में रिजेक्ट हो ही जाओगे, कोई आपको नहीं बचा सकता। कलर ब्लाइंडनेस और हाइट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको कोई नहीं बचा सकता, इनमें आप मेडिकल में रिजेक्ट हो जाओगे। बाकी सारी बेसिक चीजें हैं, बाकी सब में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आर्मी जैसा मेडिकल या फिजिकल कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक होता है। ये दो चीजें लेकिन थोड़ी सी ऐसी होती हैं। तो जो मेडिकल होता है, मेडिकल में भी आपकी बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, मतलब बेसिक सी चीजें हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा कुछ आर्मी जैसा नहीं होता। और कहाँ होता है मेडिकल, देखो ये आपका जोन टू जोन वेरी करता है।
कुछ जोन्स में तो क्या होता है, आपको पर्टिकुलर हॉस्पिटल बताया जाता है कि आपको उसी हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल करवाना है, लेकिन कुछ जोन्स में ये भी हो सकता है कि आपको ये भी कह दिया जाए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करवा लो। तो ये चीजें जोन टू जोन वेरी करती हैं, और ये तो फाइनल, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल जो फाइनल स्टेप होता है उस समय पर होता है। और भाई अगर आप लोग इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचे और मेडिकल या फिजिकल में रिजेक्ट हो गए तो नौकरी चली जाएगी हाथ से, तो इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना। अब एक बार सीजीएल के एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता देता हूं। वैसे तो एग्जाम पैटर्न पर बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, लेकिन एक बार फटाफट से बता देता हूं। देखो क्या रहता है, टीयर 1 रहता है, टीयर 2 रहता है। टीयर 1 तो क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका, आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब नहीं है कि आप लोग लापरवाही कर दोगे, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि टीयर 1 में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी टीयर 2 में अच्छे मार्क्स आएंगे, ज्यादा समय मिलता नहीं टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में। फिर टीयर 2 होता है आपका मेरिट। टीयर 2 में भी वही आएगा, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। मैथ्स में आपके 30 सवाल आएंगे, हर सवाल आपका 3 नंबर का होगा। रीजनिंग में आपके 30 सवाल आएंगे, हर सवाल आपका 3 नंबर का होगा। इंग्लिश में आपके 45 सवाल आएंगे, हर सवाल आपका 3 नंबर का होगा। जीके में आपके 25 सवाल आएंगे, हर सवाल आपका 3 नंबर का हो गया। यानी कि 90 + 90 + 135 + 75, 390 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 नंबर की, यानी कि 1/3 आप लोग कह सकते हो। और एक समय होता था, अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओगे तो एसएससी सीजीएल की सबसे जबरदस्त नौकरी मानी जाती थी, अभी भी सबसे जबरदस्त नौकरी है। उस समय इसकी कट ऑफ जो है ना, वन ऑफ दी हाईएस्ट जाया करती थी, यानी कि जो हाईएस्ट कट ऑफ वाली नौकरियां थी उनमें से एक थी। अब पता नहीं क्या रीजन है, हो सकता है लोगों को थोड़ा घर के पास रहने का समझ में आ गया कि भाई इसकी पोस्टिंग दूर होती है, इसलिए कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई नहीं जाती, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स ऑफ एसएससी सीजीएल है। इसकी जो पोस्टिंग रहती है ना, जनरली कोस्टल एरियाज में ही रहती है, और जनरली आप लोगों को साउथ इंडिया में मिलेगी पोस्टिंग। जैसे कि अगर कुछ जोन्स में बताऊं तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, इस टाइप के एरियाज में पोस्टिंग रहती है। और देखो है ही कोस्टल एरिया की जॉब ना, और जोन एलोकेशन होता है आप लोगों को, आपके मार्क्स पर, आपकी रैंक पर, जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से जो आप पोस्ट प्रेफरेंस में पहले पोस्ट फिल करोगे, फिर आप जोन एलोकेशन में जोन फिल करोगे, तो जोन आप लोगों को मिल जाती है। और एक बार जो आपको जोन मिल गया वो मिल गया, यानी कि जब तक आपकी सेकंड प्रमोशन नहीं जाती, सेकंड प्रमोशन पर तो आप आईआरएस बन जाओगे, सेकंड प्रमोशन पर जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे तो आपकी ऑल इंडिया ट्रांसफर, ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाती है। वहां तक जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते तब तक आपको उसी जोन में रहना पड़ेगा, उसी जोन में आपको नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, डेपुटेशन नाम की एक चीज होती है, डेपुटेशन में कई बार आपका जोन मतलब कहीं और आप ट्रांसफर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वो भी कोई बहुत ज्यादा वैकेंसी उसमें नहीं होती, कम ही होती है। तो आप ये मानकर चलो कि एक बार जो जोन मिल गया, असिस्टेंट कमिश्नर बनने तक वहीं नौकरी करनी पड़ेगी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद हो सकता है आपका ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि फिर ऑल इंडिया पोस्टिंग हो जाती है। अब अगर इसकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो इसकी ट्रेनिंग आपकी नासिन में होती है। नासिन मतलब नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स। ये आपकी 14 हफ्ते की टोटल ट्रेनिंग रहती है। इसको डिवाइड किया जाता है 12 + 2 वीक्स, यानी कि 12 वीक्स तो आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग रहती है, और जो 2 वीक्स होती है वो आपकी वेपन आर्म हैंडलिंग, जो आप जिसमें आपको वेपन चलाना, वेपन को हैंडल करना सिखाया जाता है, उसकी आपकी ट्रेनिंग रहती है। आर्म ट्रेनिंग के लिए आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच किया जाता है, कई बार बीएसएफ के साथ, कई बार स्टेट पुलिस के साथ, कई बार सीआरपीएफ के साथ। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट रहता है आपका ट्रेनिंग में, बहुत मजा आता है, बहुत शानदार रहती है। उसके बाद कुछ लोग पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूछते हैं कि क्या पुलिस वेरिफिकेशन जॉब ज्वाइन करने से पहले होती है या बाद में होती है। देखो ये वेरी करता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले हो गया बाद में होगी। जनरली इस नौकरी में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन जॉब ज्वाइन करने के बाद होती है, लेकिन पहले भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उस चीज में आप लोगों के लिए। अब बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि आप लोग प्रिवेंटिव ऑफिसर, आप लोग कस्टम इंस्पेक्टर बन तो गए, अब आपको करना क्या होगा। एक कस्टम इंस्पेक्टर का जनरली जो काम रहता है वो काफी हद तक रहता है स्मगलिंग को रोकना। बहुत एडवेंचरस, बहुत शानदार नौकरी होती है, मतलब है बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें हैं, लिमिटेड नहीं है। आप ये मत सोचो कि एक ही काम है, काम बहुत सारे हैं, और इतना एक्सपोजर है, इतना जबरदस्त काम है कि मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन जो ज्यादातर काम रहेगा, ज्यादातर काम ये रहेगा स्मगलिंग को रोकना, फिर सर्च एंड सीजर, यानी कि कहीं सर्चेस पर जाना है, या कहीं कुछ ऐसा सामान आ गया जो मान लो स्मगलिंग हो रही है, कुछ ऐसा सामान है जो नहीं आना चाहिए, उसका सीजर करना, मेनली काम इसी टाइप का रहता है। और जो मेनली पोस्टिंग रहती है वो पोर्ट्स पर रहती है, वो एयरपोर्ट भी हो सकता है, सी पोर्ट भी हो सकता है। और बाकी देखो डेस्क जॉब भी रहती है, फील्ड जॉब भी रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फील्ड जॉब ही रहेगी, डेस्क जॉब भी रहेगी। डेस्क जॉब में आपका पेपर वर्क रहेगा, आपके फाइल से रिलेटेड काम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहेगा। और फील्ड जॉब तो आप लोग समझ ही सकते हो, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा। वैसे एक्चुअल में मतलब जितना मूवीज में दिखाते हैं एक्चुअल में वो सब सच नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कुछ हद तक, काफी हद तक वो चीजें सिमिलर होती है। अब अगर मैं आपको इसकी सैलरी के बारे में बताऊं, सैलरी एंड पर्क्स के बारे में बताऊं, तो देखो भाई लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की नौकरी है, तो इसकी जो बेसिक पे होती है 44,900। ये 44,900 सैलरी नहीं है, 44,900 बेसिक पे है। अभी इसमें बहुत कुछ और ऐड होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, टीए टीपीटी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसमें एडिशनल ऐड होती हैं। उसके बाद आप लोगों की फाइनल सैलरी बनती है। और अगर मैं एक अप्रॉक्सीमेट बताऊं तो अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हो कि आपकी जो फर्स्ट, जो आप जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे, जो आपकी इनिशियल पहली सैलरी होगी वो लगभग 70,000 इन हैंड आप कह सकते हो, 68 to 70,000, ये लगभग आपकी सैलरी होगी। अब देखो भाई अगर प्रमोशंस की बात करूं, क्या प्रमोशनल एस्पेक्ट्स रहते हैं, क्या हिरार्की रहती है, तो देखो प्रिवेंटिव ऑफिसर जो फर्स्ट प्रमोशन होता है, फर्स्ट प्रमोशन के बाद बन जाते हैं सुप्रीडेंट।
उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन के बाद बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, फिर नेक्स्ट प्रमोशन डिप्टी कमिश्नर, फिर नेक्स्ट प्रमोशन ज्वाइंट कमिश्नर, फिर नेक्स्ट प्रमोशन एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर। लेकिन जनरली जो प्रिवेंटिव ऑफिसर एक यंग एज में ज्वाइन कर जाते हैं तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहते हैं कि वो ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंचेंगे। अगर मतलब कुछ लोगों का ऐसा होगा कि बहुत ही छोटी एज में ज्वाइन करके, तो हो सकता है एडिशनल कमिश्नर तक भी पहुंच जाए। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, मतलब कुछ अटेम्प्ट्स के बाद ज्वाइन किया, एज ज़्यादा थी, तो हो सकता है वो लोग ACDC तक पहुंच जाए। लेकिन जनरली अगर एक बात करें तो जनरली ज्वाइंट कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं। अब देखो, अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो देखो फायदे ही फायदे हैं। वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, नुकसान भी होंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर फायदे ही फायदे हैं। इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, रिस्पेक्ट मिल रही है, यूनिफॉर्म पोस्ट है आपको, मतलब सब कुछ ही है, सोशल रिस्पेक्ट अच्छी मिल रही है, कितनी एडवेंचरस जॉब है, मजेदार नौकरी है। लेकिन कुछ नुकसान जो है वो ये है कि देखो थोड़ी सी, एक तो जो अगर कोई नॉर्थ इंडिया का रहने वाला है तो पोस्टिंग साउथ इंडिया में है। उसके बाद कई बार जैसे आप फील्ड में हो तो वर्किंग आवर्स थोड़े से ऐसे रहते हैं, थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा सा वर्क प्रेशर रहता है, क्योंकि देखो जो जॉब प्रोफाइल है ना आपकी, जो काम है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। आप एक किस्म से आप देश की रक्षा कर रहे हो, तो मतलब आपको स्मगलिंग रोकनी है, कुछ भी मान लो, कुछ भी ऐसी गलत चीज हमारे देश में नहीं आनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद शिफ्ट्स में रहती है, कई बार डे शिफ्ट, कई बार नाइट शिफ्ट, मतलब उस टाइप से पोस्टिंग रहती है। पब्लिक डीलिंग रहती है, और पब्लिक डीलिंग में तो थोड़ा सा कुछ भी कहो, थोड़े से प्रॉब्लम्स तो होते हैं। तो ये है, लेकिन इन सब नुकसान के बारे में आप लोग मत सोचो, आप लोग सिर्फ फायदे के बारे में सोचो। देखो कि कितनी शानदार नौकरी है और आप लोग कैसे लग सकते हो, आप लोगों को कैसे लगना है। प्रिपरेशन करते रहो, कुछ भी डाउट हो हमसे पूछो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स हैं। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, उसको जाके सब्सक्राइब करो, उस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और मैक्सिमम लोगों के आते वीडियो शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।